नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैथ सीखने का सबसे सरल तरीका बताऊंगा और कमज़ोर ही नहीं, जिसको मैथ में कुछ नहीं आता हो वो भी हमारे चैनल पर आकर मैथ में जीरो से हीरो बन सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि कमज़ोर छात्रों के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ जिसको कुछ भी ना आता हो मैथ में वो भी हमारे चैनल पे आए और जीरो से हीरो बनकर जाए। तो आइए आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैथ के देखते हैं। तो दोस्तों, देश हित में शिक्षा बिल्कुल फ्री क्लास, कमज़ोर छात्रों के लिए मैथ सीखने का सुनहरा अवसर। कमज़ोर छात्रों तो लिखा है मैंने, लेकिन कमज़ोर ही नहीं, जिनको कुछ नहीं मैथ में आता वो भी हमारे चैनल पर आ सकते हैं और मैं एकदम बेसिक से उनको मैथ बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट कुछ हैं इस प्रकार। पहला है, देखिए, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए। किसी संख्या में क्या किया जाए? शून्य का गुणा किया जाए, या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए। शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव क्या आएगा? शून्य ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शून्य ही आता है। ए नहीं बदल सकता। ओके, तो क्या ही आएगा? शून्य ही आएगा। यदि आप किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शून्य ही प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ए में 0 का कर दिया गुणा, तो क्या आ गया? शून्य ही आ गया। अब शून्य से ए में गुणा कर दिए आप, क्या आ गया? शून्य आ गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कुछ, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम कह रहे हैं, चलिए 5 से एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे 5 में 0, हम हिंदी में ही बोलना चाहेंगे। 5 में 0 शून्य का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? शून्य आ जाएगा। या फिर आप शून्य से 5 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? शून्य आएगा। या फिर कई अंकों का गुणा हो और उसमें शून्य हो, एक भी शून्य हो, चाहे जितना बड़ा गुणा हो आपका, और एक भी शून्य हो। हमें नहीं कहना 2 3 शून्य हो या वो नहीं, एक भी अगर शून्य है इस तरह के गुणे में तो आपका उत्तर आएगा 0। क्या आएगा? शून्य ही आएगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो क्या आएगा? शून्य ही आएगा। मतलब किसी संख्या में, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव क्या आएगा? शून्य ही प्राप्त होता है। आइए आगे चलते हैं। देखिए ए इंटू शून्य, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है आपको और समझा भी दिया है। आइए दूसरा अपना इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है देखते हैं। शून्य में किसी संख्या से शून्य में, समझ रहे हैं? मतलब यहाँ शून्य है और आप किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 2 से भाग दे रहे हैं या 8 से भाग दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाएगा? भागफल आपका शून्य प्राप्त होगा। यहाँ भागफल क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल
शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्य। एक एग्जाम्पल है, जैसे शून्य में ए से भाग दिया गया तो शून्य आ गया। क्या आ गया? शून्य आ गया। शून्य में 7 से भाग दिया गया तो शून्य आ गया। शून्य में 46 से भाग दिया गया तो शून्य आ गया। शून्य में 570 से भाग दिया गया तो क्या आ गया? शून्य आ गया। आपका उत्तर कभी दोस्तों बदलेगा नहीं, शून्य ही आएगा। लेकिन किस कंडीशन में? जब शून्य में किसी संख्या से शून्य आप रख दिए और किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 35 से भाग दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? शून्य ही आएगा। ओके, आइए अगला देखते हैं। अब अगला फैक्ट क्या है आपका? अब किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इनफाइनाइट प्राप्त होता है। इनफाइनाइट का आप सिंबल देख लीजिए, ये होता है इनफाइनाइट। ओके, तो अब क्या कर रहा है? किसी संख्या को, मतलब यहाँ मान लीजिए 5 लिख दिया आप, और आपने किससे भाग दे दिया? 0 से भाग दे दिया, या फिर आप 18 लिख लिए, 0 से भाग दे दिए, तो इसका उत्तर 0 नहीं, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। समझ रहे हैं आप सब ना? तो क्या आ जाएगा दोस्तों? इनफाइनाइट आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इनफाइनाइट प्राप्त होता है। आइए एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल तो हमने दिखाई दिया। आइए चौथा फैक्ट देखते हैं। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। किसी संख्या की घात शून्य होने पर, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। जैसे 1 की घात शून्य है तो मान क्या हो गया? 1 हो गया। फिर एग्जाम्पल देख लीजिए। 15 की घात शून्य है तो मान क्या हो गया? 1 हो गया। 15 की घात शून्य है तो मान क्या हो गया? 1 हो गया। मान लीजिए यहाँ पे आप 100 की घात शून्य हो गया तो 1 हो गया। उसका मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उत्तर कभी नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, 5 की घात शून्य है तो 1 आ गया। 365 की घात शून्य है तो 1 आ गया। 1 की घात शून्य है तो 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिए 5वां फैक्ट क्या है। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। जैसे a बटा a, तो a में a का भाग दिए तो क्या आ गया? 1 आ गया। या मान लीजिए 20 में 20 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 20 एकन्नम 20, 1 आ जाएगा। 25 में 25 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि भाई ठीक है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है, लेकिन आपसे पूछ लेता है कि यदि शून्य को शून्य से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो ये नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। ओके, नॉट डिफाइन। शून्य से शून्य में भाग दिया जाए तो नॉट डिफाइन। आइए आगे देखते हैं हम।
ऐसे ही आपका जोड़ घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी है। कई बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि सर जी एकदम बेसिक बताओ आप। तो आज मैंने सोचा लाओ आपको एकदम बेसिक चीज़ें बता दें जो परीक्षाओं में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आज हम देखते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर जी जोड़ और घटाना पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखो तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला है आपका धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह धन का लगता है। आइए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 3 धन 2, तो 3 धन 2 क्या हो गया भाई, 5 हो गया, धन का चिन्ह लग गया। तो पहला आपको कहा है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह क्या आता है, प्लस का लगता है, धन का चिन्ह क्या लगता है, धन का। यदि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन माना जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया है आपका और यहाँ दिया है धन 8। अब 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है ना, तो इसको हम धन ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, धन मान लेते हैं। यदि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन माना जाता है। इस वीडियो को आप रोक रोक करके नोट कर लीजिएगा, बहुत पॉइंट की चीज़ें हैं जो हमेशा के लिए काम आएंगी आपको। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा बहुत। यदि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन माना जाता है, इसको मैंने आपको बता दिया। अब आइए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो आइए देखते हैं कैसे। कह रहा है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ धन 7 है, धन 7 है, क्या कहा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। और मान लीजिए यहाँ ऋण 11 है। तो अब बताइए आप कि 7, 11 में से 7 जाए कितना आ जाए, 4। लेकिन आपका चिन्ह कौन सा होगा, ऋण का, जो बड़ी है। यही बता रहा है इसमें कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे 15 दिया होता, आगे कुछ नहीं दिया ना, तो धन हो गया। और माइनस यहाँ पे मान लीजिए 5 दिया है, तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 10। लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, वही धन। लगाइए या ना लगाइए, तो दिख ही रहा है कि यदि संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं तो हम धन मान लेते हैं, धन होगा। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखते नोट कर लीजिएगा, ओके। और आगे चलते हैं। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का ही लगता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़, मान लीजिए -1 है और -2 है, तो यहाँ घटेगा नहीं। यहाँ पर आप एक मिनट दोस्तों, माइनस मान लीजिए यहाँ पर -1 है, -2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह वही लगेगा 3। तो माइनस क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए -7 है और -5 है, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस। अब इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -12। दोनों जगह माइनस है, यदि प्लस होता तो घट जाता, लेकिन माइनस माइनस -12 आ जाएगा, ओके। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी, एकदम बेसिक से मैंने बताया इसीलिए कि आप भूलें ना। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। अब ऐसे ही आइए
गुणा का बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। अब गुणा का क्या होता है, गुणा को भी आप समझ लीजिए कि गुणे के चिन्ह में क्या करते हैं। धन, जब धन हो और धन का गुणा हो तो धन ही आएगा। देख लीजिए आप, 4 गुणे 2 8, धन ही आया, दोनों धन है। और धन और ऋण का जब गुणा होगा तो क्या आएगा, ऋण आएगा। क्या होगा, ऋण। धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा। जैसे 4 तो कोई निशान नहीं लगा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो मान लीजिए धन होगा यहाँ, और ऋण तो माइनस ऋण 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8, ऋण 8 आ जाएगा। अब ऐसे आप और देख लीजिए, कह रहा है कि धन और ऋण का गुणा ऋण आएगा। फिर यहाँ देखेंगे आप आगे अभी कि ऋण और धन का गुणा भी क्या आता है, ऋण ही आता है। ऋण और धन का गुणा, मान लीजिए ऋण है, ऋण 4 गुणे धन 2 तो बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋण 8। आइए आगे देखते हैं। अब ऋण का गुणा क्या होता है, धन। ऋण का गुणा धन होता है, लेकिन ऋण अगर जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऋण 8 आएगा। लेकिन ऋण 6 आ जाएगा। ऋण 4 और ऋण 2 जोड़ा जाएगा तो ऋण 6 आएगा। लेकिन यहाँ गुणा किया जा रहा है, तो जब गुणा किया जा रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण नहीं आएगा, धन आ जाएगा। ऋण का गुणा सदैव धन होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर ऋण का गुणा समबार हो तो धन, और अगर ऋण का गुणा विषम बार हो तो ऋण। समबार, सम विषम भी हम आपको पढ़ाएंगे। भाज्य अभाज्य भी मैंने पढ़ाया है, वीडियो डाला है। भिन्न के बारे में भी डाला है, भिन्न के बारे में और भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर सम विषम भी पढ़ाएंगे हम आपको। सम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, सम संख्या हो गई। तो अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल मैंने दिया है। जैसे यहाँ आपके लिए ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, तो इस सम हो गए। 4 संख्याएं हैं, 2 से काट देंगे, कट जाएगा, 120 आ गया, धन में आ जाएगा। लेकिन जब विषम संख्या रहेगी, जैसे यहाँ 5 संख्याएं हैं, तो विषम रहेंगी तो ऋण में आ जाएगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। भाग, यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होता है, और यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। तो एग्जाम्पल आइए आपको हम कुछ बता देते हैं, और आपको मैं मैथ की एक भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा दूंगा। जैसे कह रहा है कि यदि आपका प्लस है अपान बटा प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, जैसे 6/2 है तो क्या आ गया, 3 आ गया, धन में ही आएगा। फिर मान लीजिए अब कह रहा है धन और ऋण जब असमान हो तो क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 धन है बटा ऋण 2 है तो क्या आ जाएगा, ऋण 3 आ जाएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग बताते रहिएगा। अब ये कह रहा है कि ऋण का भाग देंगे, ऋण का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। ऋण बटा ऋण का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ऋण 6 है और बटा ऋण 2 है तो बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर धन हो जाएगा। इससे ऋण का गुणा आपका धन हो जाता है। ऐसे ऋण का जब भाग देंगे आप तो धन आ जाएगा। ठीक है, अब आप लेकिन असमान जहाँ हो, क्या कर रहा था, असमान है, यदि हर अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ये कहा गया था, चिन्ह यदि जो है अंश और हर का ऋण और धन में हो तो ऋणात्मक होगा। बस यही है डिवीजन, भाग, मल्टीप्लिकेशन भी मैंने समझा दिया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट ज़रूर करें। और मैं सीखने का सबसे सुनहरा मौका, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ। अब इससे बेसिक क्या हो सकता है आप तो जानते ही हैं, एकदम बेसिक से इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो एग्जाम स्टडी KB सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ओके दोस्तों, तो जय हिंद।